सो टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें से कभी कुछ हटता है कभी कुछ बढ़ता है ना। पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी हट तो नहीं सकता, वो कौन सा है? और भी है, एक ये भी है, ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? अच्छा देखो, 11th क्लास से जब से हमने कॉमर्स लिया है तब से हमने अकाउंट्स पढ़ी है, कुछ तो पढ़ा ही है, आती नहीं आती वो एक अलग बात है, पढ़ा तो है ही हमने, है ना। तो अकाउंट्स तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा आपने, करेक्ट। अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस इतना ही पढ़ा है ना। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों को काफी कुछ नॉलेज है। हम लोगों को 11th क्लास से ही फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, दी जाती कि नहीं दी जाती? कोशिश तो की जाती है एटलीस्ट, ओके। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए क्या है? नया, एलियन वर्ड है यार, मुझे नहीं पता क्या होती है ऑडिट। इसका मतलब कहां से पढ़ना है? जीरो से। अच्छी बात है या बुरी बात है कि पहले से मुझे पता ही नहीं है कुछ भी? अकाउंट्स के बारे में एटलीस्ट कुछ तो पता था, तो अब जब सर ने चालू कराया तो कुछ तो समझ में आया होगा। यहां तो हमारे लिए शब्द ही नया है, हमें पता ही नहीं है ऑडिट क्या होती है। अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं पता तो कि ये क्या होता है, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं पता तो कि ये वर्ड क्या है, जो मैं बताऊंगी वही हो जाएगा, है ना। सो मेरे लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है बेटा। जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है बहुत सोच समझ के इंट्रोड्यूस करी जाती है। चाहने तो वो लोग फाउंडेशन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे ना। ऑडिट इज द एसेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, वो तब भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे पर नहीं किया, क्योंकि एक माइंड लेवल चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए। दूसरी बात, वो चाहते तो फाइनल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे पर नहीं किया, इंटर में ही कर दिया, क्योंकि फाइनल तक आने के लिए आपको इस माइंडसेट को रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो बेसिक्स है वो बच्चे के इंटर लेवल से ही बनाने जरूरी हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि आपके कोर्स में है ये सब्जेक्ट। दूसरी बात क्या, ऑडिट क्यों जरूरी है? चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछते हो दूसरा। सीए बनने के बाद करना क्या है हमें? बाप रे, इनको ये नहीं पता। मैं बोला सीए बन तो जाए। सीए बनने के बाद क्या क्या करते हैं लोग? रिटर्न करते हैं। अरे अभी भी करते हैं अपन, ऐसी बात थोड़ी ना बिना सीए बने भी कर देंगे। वो तो सिग्नेचर करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सीए बनने, अच्छा सीए बन क्यों रहे? ताकि हमारे साइन की वैल्यू हो, है ना। इंसान की तो पता नहीं होगी नहीं होगी सीए बनने के बाद भी, लेकिन हमारे साइन की वैल्यू हो, है ना। तो वो साइन लगता कहाँ है, वो सिग्नेचर लगता कहाँ है? देखो बेटा, सीए बनने के बाद ना बहुत कुछ कर सकते हैं अपन अकाउंट्स में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपन फाइनेंस में आपके जो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कॉस्टिंग में भी बहुत कुछ कर सकते हो, टैक्सेशन में भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऑडिट में भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी फील्ड्स जिसके अंदर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपना तो एकदम पीक कोर्स आ जाता है सीए वाला, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम बिना सीए बने भी कर सकते हो। टैक्सेशन का काम बिना सीए बने भी करते हैं लोग, ठीक है। अकाउंट्स का काम बिना सीए बने भी करते हैं, एफएम का काम बिना सीए बने भी करते हैं, लेकिन ऑडिट का काम तुम बिना सीए बने कर ही नहीं सकते। हाँ सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? टैक्सेशन जो टैक्सेशन एडवाइजर है उनका सीए होना जरूरी थोड़ी ना है, नहीं है। पर ऑडिट करने के लिए तुम्हें, तो एक्चुअली में मैं सीए कर क्यों रही हूं? ताकि मुझे कौन सा अधिकार मिल जाए? एक ऐसा अधिकार जो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है भाई साहब। इस फील्ड में और कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी कर तो हम सब कुछ सकते हैं, खाली ऑडिट नहीं करते सीए बनने के बाद यार, बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू। लेकिन वो सारी चीजें ना बिना सीए बने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से भी करी जा सकती है। लेकिन एक ही ऐसी चीज है जो तुम बिना सीए बने कर ही नहीं सकते, वो है ऑडिट। ऑडिट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसको दिया हुआ है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। तो इतने बड़े कोर्स का एसेंस क्या हो गया? डेफिनेटली ऑडिट हो गया, डेफिनेटली ऑडिट हो गया। आप 5 साल पढ़ाई करते हो, क्यों करते हो? इतनी मेहनत करते हो, इतना एग्जाम देते हो, इतनी माथापच्ची झेलते हो आईसीआई की, हमारी खुद की, घर वालों की, सबकी, क्यों? ताकि तुम्हें ऑडिट करने का अधिकार मिल जाए।
तुम्हारे वो एक साइन की वैल्यू हो जाए, यही होता है ना। सो इसीलिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे इंटर लेवल पर ही क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि फाइनल लेवल इज द लास्ट लेवल, वहां पे आके आप इस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, मतलब आपकी एकदम स्टार्टिंग से अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, 50% ऑडिट कॉमन है इंटर की और फाइनल की, 50 भी नहीं बोलूंगी मैं, ज्यादा ही, 60% ऑडिट, 60% ऑडिट सेम है फाइनल की भी और इंटर की भी। फाइनल में ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली, लेकिन ये जो पोर्शन आप पढ़ोगे उसमें भी आएगा ही आएगा। सो वो रिपीटेशन होगा एक तरह से वहां पे, ठीक है। सो ये दूसरी बात हो गई, ऑडिट क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ठीक है। कुछ भी हट जाए, कुछ भी बढ़ जाए, जब तक सीए का कोर्स है ऑडिट कहीं नहीं जाएगा। तो फिर क्या क्या पढ़ाओगे बच्चों को, तुम ऑडिट हटा दोगे तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को पता है यहाँ ऑडिट होती क्या है? चलो थोड़ा सा आते हैं ना, क्या होती है ऑडिट? एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 1। आगे डेफिनेशन मत देखो, तो तुम्हारी बुक में इसमें अलग अलग है, तुम्हारी बुक से चेंज हो गई इसमें। अरे मैंने बोला एलियन शब्द, तो एकदम सच में एलियन ही मान के बैठ गए उस शब्द को, कुछ तो पता होगा। स्क्रूटनी, आगे ओके, बोलते जाओ, कुछ गलत कुछ सही, कुछ तो बोलो। ऑडिट होता क्या है? मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊं धड़ धड़, हाँ पढ़ा दूंगी, आज याद भी करा दूंगी पहला पेज, लेकिन उससे क्या फायदा है? फायदा कैसे नहीं है, एग्जाम में तो लिखेंगे, है ना। लेकिन बहुत जरूरी है बेसिक समझना। चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी अभी, पहले खाली मैं तुम्हारी बुक का नाम पढ़ा रही हूं तुम्हें, ऑडिट। ऑडिट क्या होता है बेटा, बोलो, कुछ तो लिंक करो, वो बोला ना अभी। अच्छा ठीक है, ऑडिट का पेपर कितने मार्क्स का आता है? गलत, 100 का आता है, 120 का नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वाला क्वेश्चन। क्या हुआ? अच्छा 120 का आता है ना। चलो पैटर्न बताती हूँ पहले तुम्हें आज ऑडिट के पेपर का, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैमरा ठीक हो जाता है जब तक। ओके देखो, ऑडिट कितने मार्क्स का पेपर होगा, मतलब टू बी अटेम्प्टेड कितने का है? ऑब्वियस ही बात है, हर पेपर के जैसे 100 नंबर का पेपर है। बुक कौन सी पढ़नी है? जो तुम्हारे पास है नहीं अभी, मैं दिखा देती हूँ, अभी दे देंगे तुमको भी। अरे इससे नहीं पढ़ना, उससे पढ़ मत लेना, उससे पढ़ मत लेना, वरना कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। पढ़ना इससे ही अपने को, वो तो लेके ही मत आना कल से। नई मॉड्यूल आई क्या? देना, मुझे देना एक बार नई मॉड्यूल। ओहो साइज कम कर दिया क्या इन्होंने इसका, पेपर नंबर 5 हो गया। हाँ हाँ 2, ये ठीक बात है। मेरी आवाज मुझे मत सुनाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं आती उसमें, ऑडियो में, ऐसा मुझे लगता है ना, सही लगता है। चलो ओके, अभी मुझे थोड़ा सा मेरा बात को चेंज करना पड़ेगा। मैं आज तक बोलती थी बेटा कौन सा पेपर नंबर है, पेपर नंबर 6, तो मुझे वही याद है, तो मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। लेकिन अब पेपर नंबर चेंज हो गया है आपका, डेफिनेटली पेपर नंबर क्या हो गया है बेटा? 5, ठीक है। पहली बात तो ये, पेपर नंबर हो गया है 5, मार्क्स आपके वो है 100। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, मैं हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, वो जरूरी है पता होना, फिर हम ऑडिट के शब्द पर फिर से जंप करेंगे जो हमने बीच में छोड़ दिया। क्या पता उस टाइम तक तुम्हारे दिमाग में कुछ आ ही जाए कि ऑडिट क्या होता है, ठीक है। सो 100 नंबर का पेपर आता है बेटा, 100 में से यू आर वेरी वेरी लकी, कुछ अटेम्प्ट से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है। सो 100 में से 30 नंबर का पेपर आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, बचे हुए 70 नंबर का पेपर आता है आपका सब्जेक्टिव टाइप। 70 में से भी 14 मार्क्स के आपके आते हैं ट्रू फॉल्स, और जो रिमेनिंग मार्क्स बच जाते हैं वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव आता है। 14 मार्क्स के ट्रू फॉल्स कैसे आते हैं? 2 into 7, 7 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, वो ट्रू फॉल्स के होते हैं, विद रीजनिंग आपको आंसर करना होता है। बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो सारा कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है। ये 30 नंबर जो है ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको
ABCD में से क्या करना होता है, मार्क करना होता है। अच्छी बात यह है फाउंडेशन के जैसे इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर बुरी बात यह है कि इंटर लेवल के ऑब्जेक्टिव है तो बहुत क्लास ऑब्जेक्टिव आते हैं। अभी जो ऑडिट का पेपर जस्ट आके गया है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती उसके बारे में ज्यादा, ठीक है। बहुत मेहनत करी है बच्चों ने ऑडिट के लिए, हमने भी बहुत करी है, पर जो पेपर इस बार उन्होंने ऑडिट का डाला है उससे मुझे ये उम्मीद है कि अगली बार बिल्कुल भी ऐसा पेपर वो नहीं डालेंगे, है ना। बहुत टेढ़ा पेपर आया था ऑडिट का इस बार। देखो क्या होता है ना, 2 ग्रुप होते हैं इंटर के अंदर, ठीक है। दोनों ग्रुप में से एक एक पेपर टारगेट वो करते ही हैं, ये श्योर है। बहुत अटेम्प्ट से ऑडिट बचा हुआ था, पर इस बार 100% जो टारगेटेड पेपर है वो ऑडिट आया है। इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं हम? ओके, 25 की छुट्टी रहेगी क्या तुम्हारी? बाहर से आने वाले बच्चे 25 की तो होनी ही चाहिए, फिर तो छुट्टी डेफिनेटली। तो वोट डालने लायक तो हो ही सब तुम नहीं हो है ना, तो ऑब्वियसली छुट्टी तो होगी फिर। चलो अच्छा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो मेरा पूरा फ्लो खराब हो गया। किधर थी मैं, क्या बोल रही थी? हाँ, तो इस बार का जो ऑडिट का पेपर था बेटा, मतलब जब मैंने भी एक बार पहली बार वो पेपर देखा तो मुझे भी लगा कि क्या हो गया है, ये बच्चे कुछ करके तो आए होंगे, लेकिन बहुत टेढ़ा पेपर आया था। ऑब्जेक्टिव टाइप तो हमको मिलता नहीं है क्योंकि OMR शीट्स होती है, लेकिन जितना बच्चों से हमें रिव्यूज मिले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप भी बहुत क्लास आए थे। सब्जेक्टिव तो मैंने खुद ने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि इतना पेपर लास्ट 5-6 अटेम्प्ट में तो नहीं आया इंटर का जैसा पेपर ऑडिट का इस बार था। लेकिन उससे फायदा आपको है, क्योंकि अगर इस बार टारगेट ऑडिट हो गया तो भगवान की दया अगर रही तो अगली बार ऑडिट तो टारगेट एटलीस्ट ये लोग नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कोई भी सब्जेक्ट टारगेट कर लो, थ्योरी टारगेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी अपने आप में थोड़े से टिपिकल होते हैं अटेम्प्ट करने, और वो टारगेट अगर वो कर लेते हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक हो जाता है। लेकिन ठीक है, हम पर तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपन अपनी पूरी मेहनत करेंगे। पेपर देना करना वो सब तो ICAI के हाथ में और बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन ये है आपका 30 और 70 का हिसाब, ठीक है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 का सब्जेक्टिव रहेगा। आपको अटेम्प्ट करना है इस तरीके से। अटेम्प्ट की बात सारी बात में थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर का आइडिया खाली मैंने आपको यहाँ पर दिया है। दूसरी चीज, मेरे पास जो क्वेश्चन बेसिकली ऑडिट के अंदर बच्चों से आता है जो मुझे यहाँ से नहीं आया, मैम ऑडिट कंप्लीट थ्योरी है क्या? थ्योरी है क्या? कंप्लीटली थ्योरी है? डेफिनेटली कंप्लीटली थ्योरी है। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों से आता है, मैम याद करना है क्या? मैम याद करना रहेगा क्या? मैम याद करना रहेगा क्या? याद करना रहेगा क्या? देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ठीक है, कोई भी ना मक्खन लगा के बात नहीं करूंगी मैं। डेफिनेटली याद करना है, ओके। मक्खन लगा के तो देखो बात करती तो बोलती कि ना समझना भी बहुत ज्यादा है, याद तो बाद में आता है, समझना पहले है। समझना तो है ही, पर याद तो डेफिनेटली करना है ना। तो कोई भी अपन फालतू बात करेंगे नहीं, याद करना है मतलब करना है, ओके। आपको बहुत ज्यादा थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है इसके अंदर, वो मैं सब समझाऊंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ नया भी पढ़ रहे हो क्या आप लोग। आई विल ट्राई लाइक दैट, ओके। याद करना है क्या? हाँ डेफिनेटली याद करना है, ओके। पहले दिन से दिमाग में सेट करके चलेंगे तो आगे जाके हमें डर नहीं लगेगा। अदरवाइज मैं बोलूंगी अब याद करो, मैम आपने तो कहा था सिर्फ समझना है, हमें समझ तो आ गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अकाउंट्स वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर भी कि मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया तुम 5 क्वेश्चन खुद से कर लोगे। तुम्हें डेफिनेटली लर्न करना है, थ्योरी है कंप्लीटली, लेकिन इसके पीछे भी ना एक लॉजिक होता है, याद करने के पीछे भी। मैम समझना कम इंपॉर्टेंट है मतलब नहीं। यहाँ पे किसी ने सुंदरकांड के पाठ करे कभी जिंदगी में? एवर कभी पढ़ा है सुंदरकांड? यार ऐसे शर्माने की क्या बात है, उसमें पढ़ा है सुंदरकांड, पढ़ा है, याद है? नहीं है, नहीं है, ठीक है ठीक है, नहीं है, है ना। सुंदरकांड की कभी कभी ना हम 11-11 पाठ कर लेते हैं, 11 कर लूंगी भगवान, ये कर दो, 11 पाठ कर लेंगे, 21 कर लेंगे, 31 कर लेंगे, ठीक है। 11, 21, 31 बार पढ़ के भी हमें याद नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होता? हमें समझ ही नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। यही रीजन है, दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन। आरतियां तुम्हें याद होती है? होती है। तुम 10 बार गाओ 10 दिन, तुम्हें 11वें दिन याद हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्योंकि वो हमारी भाषा में हमें समझ में आती है, हमें याद होती है ना। सुंदरकांड तुमने जिंदगी में 50 बार कर लिया होगा आज तक प्रसाद बोल बोल के, पर याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आता। यही लॉजिक लाइफ में भी लगता है और यही लॉजिक थ्योरी में भी लगता है।
मैम याद ही तो करना है, फिर समझना क्या जरूरी है? सुंदरकांड है भाई, कर लो, याद करके दिखा दो तुम मुझे बिना समझे। ओके, क्या मैं ओके हूं बोलने में? सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? यही हिसाब है बेटा। तुम लॉ ले लो, तुम ऑडिट ले लो, तुम अच्छा EIS तो है नहीं ना, ठीक है, तुम लॉ ले लो, तुम ऑडिट ले लो, तुम कोई सी भी थ्योरी ले लो, तुम बिना समझे याद नहीं कर सकते। बिना समझे याद करोगे, तुम्हें एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तुम तीसरे दिन भूल जाओगे। बचपन की पोएम्स हमें आज तक याद है, क्यों? हमको समझ आती थी, हमने याद करी, हमें हमेशा याद रहेगी। तुम ऐसी कोई संस्कृत की चीज याद कर लो जो तुम्हें समझ नहीं आती, वो तुम्हें एक दिन याद रहेगी, दूसरे दिन याद नहीं रहेगी। इसलिए पहले समझना है, फिर याद करना है। याद तो करना ही है, लेकिन वो याद करने के लिए पहला टास्क क्या है? अब समझना कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम पर जरूरी है, मतलब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया कि समझना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो ये मेरी एक आपसे सेकंड बात होगी कि भाई समझना है और याद करना है, थ्योरी है बेटा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैम याद करना कैसे है? देखो, मैं जो हाईलाइट कराती जाऊंगी वो हाईलाइट कर लेना। शब्दों का बहुत ही, आपको पता है थ्योरी में मार्क्स क्यों नहीं आते? सब बोलते हैं ऑडिट EIS लॉ में नंबर नहीं आते, लॉ ऑडिट में नंबर नहीं आते, लॉ ऑडिट में नंबर नहीं आते, लॉ ऑडिट में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते बताऊं? एक एग्जांपल देती हूं। कोई भी एक बात 2 तरीके से बोली जा सकती है ना? जैसे मैं बोलती हूं, जैसे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कि यार आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड, ओके, ये मैंने बोला। दूसरा मैं बोलूंगी आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। कौन सा अच्छा लगा? अरे सच बोलो, दूसरा वाला ही लगता है अच्छा, पहला वाला नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? पहला वाला बोल देते, फिर देखते मैम क्या बोलेगी, है ना? तो ऐसा नहीं, ओके। देखो, एक मैंने क्या बोला? आई एम फीलिंग वेरी गुड। एक मैंने बोला आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ओके, अच्छा क्या लगा? ओवरवेल्म्ड। नंबर कहां मिल गए? ओवरवेल्म्ड पे। बात दोनों क्या थी? सेम ही थी। बात कहीं ना कहीं सेम ही थी, पर नंबर कहां मिलेंगे? ओवरवेल्म्ड पे मिलेंगे। ये ही लॉजिक लॉ और ऑडिट में लगता है बेटा। लिखकर सब आते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ऑडिट का पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं करता। अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थ्योरी पेपर है, अटेम्प्ट क्यों नहीं करेंगे? अटेम्प्ट तो करेंगे ही, फिर भी नंबर नहीं आते। और वो बोलते मैम हम 2-2 शीट भर के आए हैं। तुम कचरा भर के आए हो, लेकिन उसमें तो नंबर नहीं आते। आपको ये याद रखना होगा कि आप जो पेपर दे रहे हो वो प्रोफेशनल पेपर है, बीकॉम का पेपर नहीं है। यहां शीट्स भरने से काम नहीं चलता। खाली सटीक बात 2 लाइन में भी लिख दोगे ना, तुमको नंबर मिल जाएंगे। और ये आई एम फीलिंग गुड तुम अगर 10 लाइन में भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये लॉ में भी लॉजिक चलता है, ये ऑडिट में भी लॉजिक चलता है। आपसे पहले एक सब्जेक्ट था EIS, उसमें भी चलता था, आपका हट गया वो सब्जेक्ट, चलो अच्छा ही है ना? कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे उसके अंदर, थ्योरी कम कर दी है इन्होंने। लेकिन देखते हैं आपका एक्चुअली कैसे ना, नए कोर्स का अटेम्प्ट पहला लगेगा, तो हमारे लिए भी कुछ नया है, तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ नहीं बोल सकती मैं कि अटेम्प्ट कैसा आएगा। अगले वाले बैच को एक्सपीरियंस के साथ बोलेंगे, पर तुम्हारे लिए नया है। लेकिन जब चीजें नई होती है तो बहुत बेहतरीन होती है और बहुत गोल्डन चांस होता है। देखो, 2 बैच का बहुत गोल्डन चांस होता है, एक जाने वाले का और एक आने वाले का। तो हमें लगा था कि ये जाने वाले का भी बहुत गोल्डन चांस होगा, लेकिन जो इन्होंने ऑडिट का पेपर डाल के पासा पलटा है। लेकिन आप लोगों के लिए डेफिनेटली उनको पेपर कहीं ना कहीं एवरेज, बातें नहीं, एवरेज सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नया कोर्स है, बच्चों को पता नहीं है, टीचर्स को भी पता नहीं है इनफैक्ट कि क्या होने वाला है। सो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप थोड़ा सा भी इसका यूज कर लोगे तो बेटा नैया पार लग जाएगी, नहीं तो नैया तो भंवर में गोते खाती रहती है ना? चलो क्या हो गया? एड ऑन ऑडिट के अंदर मुझे नहीं लगता है कुछ एड ऑन हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नाम वाम चेंज कर दिए हैं, ये मुझे एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। देखो, एड ऑन तो ना डेफिनेटली ये करेंगे ही करेंगे। क्या रीजन है ना, पूरा EIS हटा दिया, पूरा एक सब्जेक्ट हटा दिया, तो फाइनल का पोर्शन हल्का सा इसमें डालेंगे ही डालेंगे। ये एथिक्स वर्ड से ना मुझे थोड़ी सी डेंजर फीलिंग आ रही है, क्योंकि एथिक्स बताऊं कहाँ पढ़ाते हैं हम? एथिक्स पढ़ाते हैं फाइनल में, ठीक है? सो उन्होंने नहीं, पहले एथिक्स का ई भी नहीं था, पहले फर्स्ट चैप्टर 13 पहले 14 हुआ करते थे, फिर 13 हुए हैं। इस बार मुझे 11 ही चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चैप्टर ज्यादा होते हैं ना बेटा, तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ ये देते हैं, तो मेरे लिए ना मार्क्स क्राइटेरिया सबके लिए डिवाइड हो जाता है। जब चैप्टर्स कम होते हैं,
डीपली करने पड़ेंगे, क्योंकि 100 का पेपर तो इसमें से ही बनाएंगे। एक तो 100 का पेपर बनता है 13 चैप्टर से, 100 का पेपर बनता है 11 चैप्टर से, तो ये 11 में से वाट लगाएंगे फिर इसका मतलब चैप्टर के, ठीक है। पर खैर वो तो बात की बात है। चैप्टर नंबर 1 जिंदगी भर कॉमन ही रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता, तो यहीं से शुरुआत हम करेंगे। 11 बज गई है, आधी घंटा अपन ने बहुत सारी बातें कर ली है, पर वो जरूरी होती है एक्चुअली। ऑडिट आपके बिल्कुल भी ना अभी जहन में है ही नहीं, मतलब आपके माइंड में, आपके पर अभी 10 दिन बाद आपकी रग रग में ऑडिट दौड़ेगी, आप ऑडिट की भाषा बोलोगे जब आप मेरी क्लास में आओगे। चलो बेटा, बातें नहीं, बातें करोगे सिर्फ मुझसे, और बीच में बहुत सारी बातें करती हूं मैं, वैसे भी पता ही है फाउंडेशन वाले बच्चों को, ठीक है, तो वो तो करनी ही करनी है। कब से पढ़ा रही हूँ मतलब आधी घंटा ही हुआ है अभी बस मुझे, उसमें मैंने अभी पढ़ाया है ही नहीं, मैं सिर्फ इनसे बातें मैं देख रही थी, इनको पता तो है क्या? अच्छा अच्छा, अबे अभी का पूछ रहा है ना वो। आज पहला लेक्चर है, आगे लेक्चर्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इतनी बातें अपन कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी चीजें नई हैं और बड़ी है, ठीक है। चलो बेटा, चैप्टर नंबर 1, कितने चैप्टर है टोटल? 11। एक बार 11 चैप्टर के ना नाम देख लेते हैं अपन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी देख लेती हूँ एक बार कि क्या नाम है इस बार। इंडेक्स पता होनी तो जरूरी है, पढ़ क्या रहे हैं अपन, पहले पे कैसे कूद जाएं। चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ओके। चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, नहीं नहीं नया नहीं है, बीच में से एक चैप्टर गायब कर दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, तुम्हारा ये चैप्टर नया है। चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, पुराना है। चैप्टर नंबर 9 स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, एकदम पुराना है। चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स, पुराना है। चैप्टर 11 तुम्हारे लिए सुपर नया है, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कितना बड़ा चैप्टर दे रखा है ये? सेकंड में होगा वो। मुझे एक चीज नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, वो कहाँ गई? बाप रे, नहीं नहीं यार, इसमें क्या चक्कर है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, एक बहुत बड़ा रिमूव किया हुआ चैप्टर है इसके अंदर, या तो ना दूसरी बुक में है वो चैप्टर्स या क्या है, आई हैव टू वॉच। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, ऑडिट चालू करते हैं, वरना आप बोलोगे मैम ने फर्स्ट लेक्चर में आके सिर्फ लेक्चर ही दिया है, ऑडिट तो पढ़ाई नहीं, हमें पता ही नहीं ऑडिट क्या होती है। अच्छा है ना, लेक्चर ज्यादा अच्छे लगते हैं वैसे भी, पढ़ना थोड़ी हमें। चलो बेटा, डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा आज, होगा नहीं चैप्टर स्टार्ट, है मुझे लग रहा है, वही तो बता रही हूँ, तो रुक तो सही, ऐसे पेशेंस रखना पड़ता है, थ्योरी है ये, सिखाई देगी पेशेंस अपने आप। वैसे तो जब पढ़ोगे मैम बस करो मैम और मत पढ़ाओ, तो वो पेशेंस आ ही जाएगा, है ना। चलो, आपने पूछा मैम ये तो बताओ ऑडिट होती क्या है, मुझे 1-2 आंसर्स मिले, ठीक है, ओके, एक स्टोरी सुनाती हूँ, ओके, उससे क्या पता समझ में आ जाए कि ऑडिट क्या होती है। चलो, ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम बताओ कुछ, तुम ये सब बातें कर ही रहे होंगे, 3 महीने हो गए तुम्हें बातें करते ऑडिट मतलब पढ़ते हुए, कोई एक अच्छा नाम, सोनम, ठीक है, सोनम लिमिटेड, ओके, सो एक कंपनी है, इसका नाम है सोनम लिमिटेड, ओके। तो अभी सोनम लिमिटेड जो कंपनी है वो डेफिनेटली क्या बनाती है अपनी कंपनी के, जो तुमने एक वर्ड बोला ना अकाउंट्स में, यही आता है बस हमें, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जो सोनम लिमिटेड है वो किसी भी चीज का समझो मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे ये बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड होगा, सोचो और बताओ, आराम से है ना, और बोलते जाओ। शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, बहुत ही बढ़िया बात है, हाँ बेटा, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, मान लिया, और बैंक्स, वेरी गुड, और
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों? टैक्सेशन के लिए। और हाँ हाँ ठीक है, एम्प्लॉइज और कॉम्पिटिटर्स। ओके, सो सोनम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या है, इंटरेस्टेड हैं। शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है क्योंकि यार प्रॉफिट से ही उनका तो सारा काम चल रहा है। ओके, क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड है कि हम इनको क्रेडिट पे चीजें दें या नहीं दें। बैंक्स बहुत इंटरेस्टेड है कि इनको लोन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है कि टैक्सेशन के पर्पज से। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। कॉम्पिटिटर्स भी हमारे एफएस से इंटरेस्टेड होंगे। जितने भी लोग मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम शेयर होल्डर स्टेक होल्डर तो एक ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टेक होल्डर मीन्स एवरी पर्सन जो मेरी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, इंटरेस्टेड है, जिसको भी मेरे शुभ और लाभ से मतलब है। बेसिकली मेरी कंपनी के वो सारे मेरे क्या है, स्टेक होल्डर्स है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हूँ सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, किसके लिए बनाती हूँ, स्टेक होल्डर्स के लिए। सो इतने सारे लोग मेरी कंपनी के एफएस पे डिपेंड करते हैं। कितने सारे लोगों का डिसीजन अपनी लाइफ में, यार 1 रुपया थोड़ी लगाता है आदमी, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, बड़े लेवल पे सोचो, ठीक है। जितना पैसा है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका इकोनॉमिक डिसीजन डिपेंड करता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा बनते कैसे हैं, चालू करो। ट्रेल बताओ बनता कैसे है। सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ होगा, तभी तो कुछ बनेगा आगे, है ना। ट्रांजैक्शन के बाद क्या रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल बोलते जाओ, थोड़ा बहुत एकदम लाइट जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग होगी। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होगा, टीबी, ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। फिर क्या बनेगा, एंड ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, उससे बैलेंस शीट बनती है अपनी बेसिकली। नोट्स टू अकाउंट्स ना, पता है 11th-12th क्लास तक रफ नोट्स के जैसे लगते थे। अब तुम्हें पता चल रहा होगा नोट्स टू अकाउंट्स इज द एसेंस ऑफ अकाउंट्स। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो होती है नोट्स टू अकाउंट्स, जो हम रफ नोट के जैसे में बनवाए जाते थे। यार नीचे फटाफट बना दो यार 4-5, मतलब दिस इज द एसेंस। आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एकदम कोर कहाँ होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में होता है, ठीक है। तो ये सारा ये प्रोसेस है। ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है, कंपनी। ये कौन बना रहा है, कंपनी। लेजर पोस्टिंग कौन कर रहा है, कंपनी का ही कोई बंदा। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है ना। अब ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, ये सोनम लिमिटेड के पास आए। इन्होंने बोला कि यार तुम्हारा इतनी बड़ी ट्रेल के बाद क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है, और हमको तो सिर्फ क्या दिखती है, बैलेंस शीट दिखती, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल और खाली क्या दिखता है, बैलेंस शीट दिखती है। हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ बैलेंस शीट के बलबूते। ओके, अब ये बैलेंस शीट सही है या नहीं है, ये पीएनएल सही है या नहीं है, हमें तो इसकी क्या चाहिए, श्योरिटी चाहिए ना। मतलब मैं तो ट्रांजैक्शन से देखती हुई नहीं आ रही हूं कि बैलेंस शीट ठीक बनी है नहीं बनी, इतना बड़ा। मैं तो सिर्फ इस बैलेंस शीट के एक पेज पे क्या ले रही हूं, मेरा डिसीजन ले रही हूं। तो आई हैव टू बी श्योर कि ये सही है या फिर नहीं है। तो हम सारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट की क्या की जाए, चेकिंग की जाए, जांच की जाए, पड़ताल की जाए बेसिकली। ओके, ठीक है। अभी जो सोनम लिमिटेड का जो डायरेक्टर था राज, ठीक है, कौन था, सिमरन लिमिटेड का होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो राज, तो जो राज उसका जो डायरेक्टर था वो आया, उसने बोला कि शांत हो जाओ स्टेक होल्डर्स, आप लोग इतनी टेंशन मत लो। मेरी कंपनी के अंदर एक से एक विद्वान बैठे हैं, एक से एक अकाउंटेंट छोड़ो, बढ़िया से बढ़िया क्या बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं। ओके, उनसे भी अच्छी डिग्री के लोग बैठे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उम्दा लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। आप बोलो 1 मिनट में क्या करवा देंगे उनसे, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी चेकिंग, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे, आपको विश्वास हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। क्या गलत है, डायरेक्टर सही बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है, कोई वो बोल रहे हैं चेकिंग करा दो,
डायरेक्टर बोल रहा है मेरे पास बढ़िया से बढ़िया सीए बैठे हैं मेरी कंपनी में, तुम बोलो उस सीए को बुला दूंगा। उसके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं ना यार, और भी अच्छी डिग्री के लोग बैठे हैं एकदम सुपर एमबीएज और जिसको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है फाइनेंस की, हम उनको बुला देंगे, चेकिंग करा देंगे, बात खत्म। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। रीजन बताओ, क्या क्या गलत बोला डायरेक्टर ने? ओके, मतलब उस डायरेक्टर ने गलत क्या बोला ये बता, सही बोल रहा है एकदम तू। तो स्टेक होल्डर्स ने बोला, यार बहुत शान पट्टी कर रहे हो यार, है ना? उन्हीं से क्या बनवा रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उन्हीं से क्या करवा रहे हो? चेकिंग। अरे यार कितना भी बड़ा सीईओ अगर तुम्हारी कंपनी में बतौर एम्प्लॉय बैठा है तो क्या वो तुमसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा? तुम उसको एक आंख दिखाओगे वो तो सब कुछ सही बताएगा, तुम बोलोगे सैलरी नहीं दूंगा अगले महीने, वो तो सही बताएगा। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टर ने क्या गलती करी? वो बोला कि मैं मेरे आदमी को क्या कर दूंगा, चेकिंग करने के लिए भेज दूंगा। तो अब सारे स्टेक होल्डर्स की डिमांड क्या होगी? हमें तो कोई बाहर का आदमी चाहिए जिसका तुम्हारी कंपनी से कोई रिश्ता ना हो, वो आए, तुम्हारा बैलेंस शीट, पीएनएल और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो चेक करे, अपनी रिपोर्ट दे, तो ही हम उसे क्या मानेंगे? सही मानेंगे। क्या स्टेक होल्डर सही कह रहे हैं? क्या कोई गलती है उनकी? हाँ, यहां पर किसकी एंट्री होती है? गेट तोड़कर, सोनम लिमिटेड का गेट तोड़कर, चश्मा लगाकर, और एकदम शाहरुख खान स्टाइल में कौन आएगा? कौन आएगा? अरे कौन आएगा? अरे सीए तो अंदर ही बैठे हैं, ऑडिटर। कौन आएगा? ऑडिटर। सो बाहर से एक आदमी आता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एकदम बहुत ही टॉल डार्क एंड हैंडसम जैसा। ओके, सी होते नहीं वैसे जनरली ऐसे, ठीक है? पढ़ते पढ़ते सारी काया पलटी हो जाती है अपनी, लेकिन ठीक है। सो बाहर से गेट तोड़कर अब एक आदमी आ रहा है और बोल रहा है, स्टेक होल्डर्स तुम टेंशन मत लो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पॉइंट नंबर 1, मुझे सारे नॉलेज है, पॉइंट नंबर 2, मेरा इस कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, पॉइंट नंबर 3, अभी मैं इनकी कंपनी के सारे अकाउंट्स को चेक कर दूंगा और तुम्हें क्या दे दूंगा? रिपोर्ट दे दूंगा कि जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है, देखो मेरी लाइन बोलते जाओ, कहीं से भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है? सुनते जाओ, सॉरी। जो भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है? ये मैं तुम्हें रिपोर्ट लाकर दे दूंगा। अब इस ऑडिटर की बात पर क्या हो गया है, इन सबको विश्वास हो गया है क्योंकि वो नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास अथॉरिटी है, डिग्री है, प्लस उसका कोई कंपनी से रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई? अब ये ऑडिटर जो काम कर रहा है, जिसके बाद वो क्या देगा? रिपोर्ट देगा ना, सब कुछ सही है या नहीं है। तो ऐसे बस आंखों से देख के दे देगा क्या? नहीं, कुछ तो काम करेगा कंपनी के अंदर, फिर क्या देगा? तो वो जो वो काम कर रहा है, जिसके कारण वो क्या दे पा रहा है? रिपोर्ट दे पा रहा है, उस काम को क्या बोलते हैं बेटा? उस काम को क्या बोलते हैं? उस काम को क्या बोलते हैं? उस काम को मनोज बोलते हैं। मेरा यार फ्लो खराब कर दिया बोलने का। बेटा 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 एकदम शांत शांत शांत। वो जो काम करके अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उस काम को क्या बोलते हैं? ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट क्या होती है, समझ में आया? ऑडिट क्या होती है, समझ में आया? क्योंकि लाखों स्टेक होल्डर्स की डिसीजंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक्ड हो जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं, प्लस उसका कोई कनेक्शन कंपनी से नहीं हो। इसीलिए कोई बाहर का बंदा आके उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और रिपोर्ट देता है कि उसमें लिखी हुई हर बात सही है या फिर नहीं है। वो जो काम करता है ना, उस काम को क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। और काम करता कौन है? ऑडिटर करता है। तो दो शब्द मेरे पास आ जाते हैं, एक है ऑडिट और एक है ऑडिटर। एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं तो चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज ऑडिट, पर इतना इजी तो ये वर्ड है नहीं डेफिनेटली। लेकिन एक बार एक बेस बनाना हमारा जरूरी है कि ऑडिट आता क्यों है, ऑडिट होती क्यों है, ऑडिटर कहां से आता है, कौन सी दीवार तोड़ के आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतनी क्या जरूरत आन पड़ी कि कोई आ रहा है ऑडिटर बनने के लिए, और लोग उस पर विश्वास कर क्यों रहे हैं? यार नहीं नहीं, वो तो ठीक है, क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि सीए ने क्या, आईसीआई ने क्या दे रखी है उसको? मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट दे रखा है, अथॉरिटी है। सीए अगर थप्पा लगा देता है, बैंक भी पलटकर नहीं पूछते कि ये चीज सही है या फिर
चाहे वो गलत ही हो। तुम्हें क्या लगता है हर बार सही पे थप्पा लगाते हैं अपन? हाँ, सही पे थप्पे लगाने से अपना काम चल जाएगा क्या? चलो ये तो बहुत गलत बात हो गई दूसरी। लेकिन अपन जब साइन कर देते हैं ना बेटा, अपन जब किसी भी स्टैम्प कर देते हैं, फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो चीज सही है या फिर नहीं है। ठीक है, सो ये आपके ऑडिट का क्या है, बेस है। सिर्फ मैंने बेस बनाया, चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया है, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ाई है, डेफिनेशन अब पढ़ेंगे। ओके, तो ये है आपका ऑडिट का बेस कि ऑडिट होती क्यों है, कहां से होती है, कौन करता है, और ये अथाह सागर है बेटा, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फाइनल तक बस पढ़ते ही जाओ। और इनफैक्ट मैं तुम्हें सच बताऊं, ऑडिट एक ऐसी फील्ड है जो तुम्हें सीए बनने के बाद भी पढ़नी ही पड़ती है। हम आज तक भी पढ़ ही रहे, तो बेसिक्स आता है, फाइनल में भी बेसिक्स आता है, इंटर में भी बेसिक्स आता है, लेकिन चेक करने के तरीके इतने बदल गए हैं। मतलब पहले कितना मैनुअल चेकिंग होती थी, अब कुछ भी मैनुअल नहीं होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। लेकिन बेटा किसी भी चीज को ना सही या गलत कभी भी ना कंप्यूटर नहीं बोल सकता, इसीलिए ना कोई भी जना रिप्लेस हो सकता है, ऑडिटर रिप्लेस नहीं हो सकता। बोलते हैं ना एआई हर चीज को रिप्लेस कर रही है, और कर रही है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है, सब कुछ रिप्लेस हो रहा है, पर ऑडिटर रिप्लेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिसीजन देता है, वो अपना ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है कि यार ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। 11:30 के थोड़ा बाद 10 मिनट। ओके, सो अपन इररिप्लेसेबल है ना, तो सोचो हमारी जिंदगी में भी कोई होगा इररिप्लेसेबल? ओके, वो हो नहीं हो, वो रिप्लेस हो सकता है कभी भी, लेकिन ऑडिटर रिप्लेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओके, तो ऑडिट की अपन पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओम गणेशाय नमः। आज वेडनेसडे भी है, राइट? ग्रेट। गणेश जी का नाम लेकर चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। लेकिन आई नीड बुक्स, बुक्स आई गई है तो ले आओ, ले आओ। सर भी खड़े हैं, पूछ ही लो क्या चक्कर है बुक्स देने का नहीं देने का, जो भी। ऑडिट क्यों प्यारे बच्चों? हाँ देखो, एक चीज और मैं बता रही हूँ, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे ना तुम्हारा पता नहीं है कि तुम कौन से लेवल पे मैच करोगे, तो अपना जिधर भी लेवल मैच हो जाएगा वहां से मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट स्टार्ट कर दूंगा। बाद में नहीं, मुझे लग रहा था, ऐसी भावना, मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि हो सकता है तुम्हें बुक अभी ना मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, सर से बात कर लेना है ना। टेक द बुक्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वही बात है यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है मैं क्वेश्चन दे दूं और तुम सॉल्व कर लाओ, वो बिना बुक के ना अंडरलाइन होगा, ना हाईलाइट होगा, ना कुछ भी होगा, और फिर वो चीज़ ना गड़बड़ लगती है, मज़ा भी नहीं आता। ओके, पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्या क्या फ़ोन से क्या पढ़ोगे तुम इसमें आगे घुसा घुसा के। लेकिन ठीक है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, आज सर से बात करोगे, जो भी कंडीशंस जो भी है, टेक द बुक्स। फाइन, चलो। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। कितने शब्द है इस चैप्टर के नाम में बेटे? हाँ, अरे कितने शब्द हैं? अच्छा वैसे पढ़ रहे हैं यार, ये मतलब 3 शब्द हैं। एक तो बताएंगे ऑडिट का नेचर, एक बताएंगे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, और एक बताएंगे ऑडिट का स्कोप। नेचर मतलब बेसिकली वो किस चीजों से बना हुआ है, ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि उसका उद्देश्य क्या है, और स्कोप इसका मतलब उसका दायरा क्या है। सो बेसिकली 3 चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑडिट है, लेकिन आपको इसमें ही ना ऑडिट की झलक तो मिल जाएगी। ओके, देखो सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा? मीनिंग ऑफ ऑडिट। क्या पढ़ेंगे? चलो पहले मैं पढ़ूंगी और तुम सुनोगे, फिर तुम पढ़ोगे। चलो पढ़ती हूँ, है ना, सिर्फ सुनोगे। एन ऑडिट इज independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. पढ़ो, अरे ओ जोर से पढ़ो, साइलेंट बच्चों, पढ़ो पढ़ो। एन ऑडिट, बहुत ही घटिया कोऑर्डिनेशन है तुम्हारा, 3 महीने तुम्हें साथ में पढ़ते हो गए हैं, तुमसे साथ में बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो वापस मैं पढ़ती हूँ। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहीं तक रुकते हैं। तुमने नोटिस किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम में डेफिनेशन पढ़ी तो मैंने कुछ शब्दों पर क्या डाला, स्ट्रेस डाला, मतलब
फोकस डाला, ओके वो यहाँ हाईलाइटेड भी है वैसे, फाइन, इसका मतलब उनमें कुछ तो क्या है, बात है। इस डेफिनेशन को टुकड़ों में समझेंगे तो ही समझ में आएगी, ठीक है। पहला, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, चेकिंग, बहुत सिंपल, जो इसका सिंपल मतलब है सिंपल ही रहेगा, एग्जामिनेशन का मतलब है चेकिंग, लेकिन कैसा एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ, विदाउट एन इन्फ्लुएंस, और मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंट का मतलब बताओ, मुझे ऑडिट के कंटेक्स्ट में मत बताओ। स्वतंत्र, हाँ ये सबसे पहला तो यही आंसर आना चाहिए था, ओके। और आपने क्या बोला फर्स्ट, यस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, मैं बोलूंगी नॉट अंडर एनी वंस विल, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है ऑडिट एक ऐसी चेकिंग है जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मेरा ओपिनियन, मेरी राय, मेरी बात किसी की भी इच्छा के अधीन नहीं है, नॉट अंडर एनी वंस विल, ओके। या मैं और भी अगर इसको अच्छा बोलूं तो नॉट अंडर, नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी वंस विल। इसका मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मैं जो ये चेकिंग कर रही हूं ये ऐसी चेकिंग है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये चेकिंग किसी और की इच्छा के अधीन नहीं हो रही, या आपकी भाषा में बोलूं तो किसी और के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हो रही है, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट। ऑडिट तो होती है, चेकिंग तो कोई भी कर सकता है, पर वो होनी कैसे चाहिए, इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आया क्या, किसी और की इच्छा के अधीन ना होना। आगे पढ़ेंगे, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो मैंने यहां पे भी फोकस डाला था, चेकिंग किसकी हो रही है बेटा, अरे अरे चेकिंग किसकी हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल। पर यहाँ पे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, क्या वर्ड यूज किया है, देखो हर शब्द के पीछे लॉजिक है, पागल नहीं होता है कोई भी बनाने वाला बुक के कुछ भी लिखता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वर्ड यूज क्या किया है, इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका, उससे जो भी रिलेटेड है, और ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मानो कि ये बैलेंस शीट है, एक सेकेंड, मानो कि ये बैलेंस शीट है, ठीक है। मैं एक बार वो पुरानी वाली बना रही हूँ, मुझे पता है नई वाली, ठीक है, ओके। यहाँ पे तुम्हारे डेटर्स हैं, क्या है, यहाँ पे तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं, 3 लाख रुपए के क्रेडिटर्स होंगे, कुछ 4 लाख रुपए के क्या हैं, डेटर्स हैं। तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कर रहे हो, ऑडिटर हो तुम, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, उसकी चेकिंग कर रहे हो, और तुम कहाँ पे पहुंच गए, डेटर पे पहुंच गए। अब तुम्हें डेटर को क्या करना है, चेक करना है कि यार जो डेटर है वो 4 लाख ही है, सच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना लिखा है, 4 लाख, सच में भी कितने होने चाहिए, 4 लाख। तुमने बोला 4 लाख का बिल दिखा दो, बस, और तो क्या बात है, ठीक है, कंफर्मेशन दिखा दो, बिल दिखा दो, कोई एविडेंस दिखा दो। तो कंपनी वालों ने तुम्हारे सामने 4 लाख के डेटर के क्या लाके रख दिए, वाउचर। तुमने देखा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 लाख के क्या हो रहे हैं, वाउचर हो रहे, तुमने क्या कर दिया, ठीक। अच्छा, एक तो पहली बात ये, ऑडिट में टिक हमेशा ऐसे लगता है, मैं कभी कॉपी चेक करती हूँ, मैं कभी टिक ऐसे नहीं लगाती, तो हम लोग की आदत ही पड़ गई है बेटा उल्टा टिक लगाने की, ठीक है। तो तुम आधे बच्चे मुझे पहले बोलते थे मैम रॉन्ग क्यों किया है, मैंने कहा बेटा राइट तो किया है, तो मैम ये उल्टा पुल्टा क्या है, ये अपना टिक उल्टा ही लगता है, सीए के बाद हमेशा टिक ऐसे लगता है जब आप ऑडिट करते हो। खैर, डेटर कितने थे, 4 लाख, वाउचर कितने के ला दिए, मैंने क्या बोल दिया, ठीक है चेकिंग ही तो करनी है, मैंने कर ली, नहीं नहीं, देखो 4 लाख के डेटर में, 4 लाख के डेटर के अंदर 3.5 लाख के डेटर फॉरेन डेटर्स हैं। कौन सी डेटर्स है, तुम्हें पता है ना, फॉरेन का वर्ड आते ही फेमा एक्ट लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है। इसका मतलब अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करती हूं तो मेरे 4 लाख के डेटर क्या है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या उसके पीछे छुपी हुई इंफॉर्मेशन सही है, नहीं है। फेमा बोलता है अगर आपके इतने 90% से ऊपर बाहर के डेटर्स होते हैं, आपको नीचे क्या देना पड़ता है, अलग से नोट देना पड़ता है कि इतने मेरे फॉरेन डेटर्स हैं, ओके। अगर खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करी होती तो मैं क्या बोलती, सब कुछ क्या है, सही है, पर मैंने चेकिंग किसकी करनी है, इंफॉर्मेशन की। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है,
क्या सही इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि 4 लाख के डेटर है, बस बात खत्म। उसकी कितनी मेजर बात है कि उसमें से 3.5 लाख से ज्यादा के डेटर किसके हैं? फॉरेन डेटा से, जिससे पैसा ही नहीं आ रहा है अभी तक। ओके, वो आपको अलग से दिखाना चाहिए था। मैं बोलूंगी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, ठीक। तो ऑडिट ऊपर ऊपर की चेकिंग नहीं होती, आपको चेकिंग किसकी करनी होती है? उसके पीछे छुपी इंफॉर्मेशन। 3 लाख के क्रेडिटर हैं, तो वो 3 लाख के क्रेडिटर शो क्या कर रहे हैं? 4 लाख के डेटर शो क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ की कैपिटल शो क्या कर रही है? यार बिल इकट्ठा करना कोई बड़ी बात है क्या? तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रॉड के फ्रॉड छुपा जाती है वो बिल्स नहीं दे पाएगी? बिल अपन ही दे दें, तुम किसी भी चीज का मांग लो, मैं दे दूंगी तुम्हें बिल। हाँ, बिल इकट्ठा करना बड़ी बात थोड़ी है। इसीलिए खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग नहीं हो रही, चेकिंग किसकी हो रही है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जो भी तुम्हें पीएनएल में दिख रहा है, जो भी तुम्हें बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसके पीछे की इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस किस की ऑडिट हो सकती है? मेरी कंपनी ना 4 लाख का नुकसान खा रही है, क्या ऑडिट होगी? होगी, ठीक है, ओके। मेरी कंपनी बहुत छोटी है, तो भी क्या ऑडिट हो सकती है? मेरी कंपनी सोल प्रोप्राइटर, सॉरी कंपनी का नाम ले रही हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या ऑडिट हो सकती है? एलएलपी ऑडिट हो सकती है? कंपनी है ऑडिट हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म है ऑडिट हो सकती है? परफेक्ट, यही बात यहाँ लिखी हुई है। ओके, देखो, एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और वो किसी भी एंटिटी का हो सकता है। एनी एंटिटी, एनी पे फोकस था। एनी का मतलब है चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, छोटी है या फिर बड़ी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म का मतलब है प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, कुछ भी है, किसी की भी क्या हो सकती है? ऑडिट हो। देखो यार, मुझे क्या बताना है स्टेक होल्डर्स को? ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब उस कंपनी में लॉस हो रहा है, उससे मुझे क्या करना है? मैं लॉस का बता दूंगी वो सही है या नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का बता दूंगी वो सही है या नहीं है। मुझे प्रॉफिट या लॉस थोड़ी बताना है, उसने जो भी दिखाया है अपनी बैलेंस शीट में वो सही है या फिर नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना है। इसलिए किसी की भी ऑडिट हो सकती है। ऑडिट हो क्यों रही है? When such an examination is conducted with a view to express an opinion, मेरा ऑडिट करने का एक ही मकसद है, याद कर लो आज ही पहले ही दिन। क्या है? स्टेक होल्डर्स को बचाना। मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना थोड़ी ना मतलब होता है अपने को। सिंपल सी बात है, वो एग्जामिनेशन में इसलिए कर रही हूं ताकि मैं मेरा क्या दे सकूं? ओपिनियन दे सकूं। देखो, कंक्लूजन नहीं दे रही है ना, उनको ये नहीं कह रही 100% सही है भाई तू लगा करोड़ रुपए। नो, मैं सिर्फ मेरी क्या दे रही हूं? ओपिनियन का हिंदी मतलब बोलो, राय देना। ओपिनियन का हिंदी मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ मेरी क्या दे रही हूं? राय दे रही हूं कि भाई मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मेरी राय में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मेरी राय में, मेरी राय में, वंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। अपन क्या देते हैं ऑडिट करके? अपना सिर्फ क्या देते हैं? ओपिनियन। मेरे ओपिनियन से तुम पैसा लगा दोगे और तुम्हें नुकसान हो गया, तुम मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकते। मैंने क्या दिया है तुम्हें? मेरा ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो इतना ये जो ताम झाम कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो? ताकि तुम क्या दे सको? अपना। तो क्या लिखा है लास्ट में? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ये एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि मैं मेरा क्या दे सकूं? ओपिनियन दे सकूं। क्या डेफिनेशन का एक एक शब्द तुम्हें समझ में आया? देखो, इसका एक एक समझोगे तो ही तुम्हें आगे का लैंग्वेज समझ में आएगा। बोलो बोलो, किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है? एनी वर्ड भी मैंने पिक किया है कि यार तुम्हें एनी का मतलब भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो एनी क्यों आया है वहां पर, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे डेफिनेशन, साथ तो मेरे साथ तो बोल लो अब, ठीक है, चलो बोलो। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। कौन बोलेगा? अकेला? यश बोल, मेरे साथ बोल, बिना देखे बोल, बिना देखे बोल, बिना देखे बोल। अरे याद तो हो गई तुम्हें, बोलो ना। यश यश मेरे साथ, अपन दोनों बोलते हैं, बोल।
An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its or legal form, when such an examination is conducted to क्यों कंडक्ट कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं ऑडिट? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन देयर ऑन। बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तो बोलते रहो, मुझे नहीं पता है। बोलो, कौन बोलेगा? वापस बोलो, सब साथ बोलेगा, बोलो। Whether profit or not, irrespective of the size, legal form, with such an size or legal form, when such an examination is conducted with the view to expressing your opinion. बोलो बोलो बोलो, एक कुछ तो याद करो आज। हाँ, पूरी बुक याद करनी तुम्हें। बोलो बेटा। इट्स ओके, गलती तो होगा, मुझे भी नहीं याद प्रॉपर, मैं भी तुमको देख के मैं बोल रही हूँ। बोलो। एन ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express an opinion thereon. Okay? इसी डेफिनेशन को यहाँ नीचे 3 हिस्सों में बांट कर दिया हुआ है, जैसे अपन ने समझा है ना, उन्होंने वही किया हुआ है कि ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और किसी भी एंटिटी पे अप्लाई हो सकता है, चाहे एनजीओ हो, कमर्शियल एंटिटी हो, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एनी कंपनी, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ोगे? नहीं होगा आज, टॉपिक खत्म नहीं होगा अगर चालू करा दूंगी तो। ठीक है, बुक्स का तुम्हारा क्या है लॉजिक वो समझ लो, बुक्स ले लो, जो हाईलाइट कराया है वो हाईलाइट कर लेना। आज एक ही डेफिनेशन हुई है, हालांकि मेरा टारगेट ये भी था सेकंड वाला जो टॉपिक है, लेकिन तुम्हारी बुक में भी कुछ चेंजेस है, सो टेक द न्यू बुक्स। ओके, और ये मॉड्यूल मत लेके आना, ये नहीं पढ़ेंगे, पर मुझे दे दो एक मॉड्यूल कोई बच्चा, क्योंकि ना मुझे इसमें कुछ तो नया लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इतनी बातें नहीं होगी, अब रोज पढ़ाई होगी। डेली के टारगेट्स होते हैं मेरे भी कि मुझे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। तुम्हारे होते हैं, बनाते हो, हम इतना पढ़ना है, कुछ नहीं करते हम।